गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जानते तो हुई हो आप सब लोग मेरे को, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर की अपनी क्लास चल रही है ऑप्टिक्स का, अपना पेपर नंबर 3 है। आपको मैं ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर में, और टॉपिक का है पतली फिल्मों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस पैटर्न इन थिन फिल्म, इंटरफेरेंस पैटर्न इन थिन फिल्म, ठीक है। वैसे तो मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन अपन ने पूरा एक प्रॉपर वे में नहीं पढ़ पाया था कि कुछ मैं यदि आगे से स्टार्ट करता, कुछ नए स्टूडेंट होते, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करवा रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसके लिए अपन इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। टॉपिक क्या है? पतली फिल्मों में व्यतिकरण, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न इन थिन फिल्म, आपको सब कुछ पता है इंटरफेरेंस क्या होता है, थिन फिल्म क्या होता है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं अपन, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बारे में। तो अपन इस टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए अपना ये टॉपिक है, उसके बाद अपन यहाँ पर इसमें स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में, किस तरीके से चीज़ें, आपका जो पैटर्न है वो किस तरीके से बनेगा। तो देखो अपन मानेंगे, इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं बताता भी हूँ आप लोगों को। जैसे आपने कभी देखा होगा साबुन का बुलबुला, देखा होगा घरों में, वो कलरफुल दिखाई देता है थोड़ा बहुत कभी कभार। या फिर आपने जैसे कोई आपके पास पानी का एक टब है, जिसकी पानी की सतह पर यदि आप तेल की बूंद डालोगे तो वो भी कलरफुल दिखाई देती है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता होता है व्यतिकरण पैटर्न के कारण। ऐसा होता क्यों है? व्यतिकरण पैटर्न के कारण, ठीक है। क्लियर सबको? कोई इशू नहीं है। देखो इन थ्योरी के बारे में अपन लिखेंगे भी कि क्या है अपने पास थ्योरिटिकल इनमें, ठीक है। मैं बोल दिया करूंगा आप लोगों को, आप लिख लिया करना। थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही लिखेंगे, बाकी चीज़ें आप अपने बुक सबके पास होती है, वहाँ से लिख सकते हैं। डेरिवेशन अपन पूरा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है ना। कोई इशू किसी को नहीं है। देन अब आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल बताए कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, देन इसमें होता क्या है आपका, यहाँ पर देखो आप कि एक थिन फिल्म ले ली अपन ने, जैसे ये थिन फिल्म है आपकी, ठीक है, पतली थिन फिल्म है, जिसकी मोटाई क्या है आपकी T है, और जिसका आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक भी अपन ने यहीं लिख दिया साइड में, क्या है? म्यू है, जिसका अपवर्तनांक क्या है? म्यू है, ठीक है ना। देन तो अब इसमें होता क्या है, आपका कोई लाइट सोर्स होगा यहाँ पर, जैसे कोई लाइट सोर्स है S, वहां से कोई रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, इसके ऊपरी सरफेस पर, ऊपरी सतह पर। देन उसके बाद यहाँ ये नॉर्मल बनता है, नॉर्मल से कुछ पार्ट इसका क्या हो गया? परावर्तित हो गया इस डायरेक्शन में, और कुछ पार्ट नॉर्मल से क्या हो गया? इसमें अपवर्तित हो गया। कहाँ हो गया? अपवर्तित हो गया, ठीक है। देन अब ये इस वाली सतह के लिए क्या हो गया? इंसिडेंट का काम करेगा ना, कि भाई ये तो है ही नहीं, मान लो ये इंसिडेंट का काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देन सेम चीज यहां से भी होगी, यहां पर भी अपन क्या करेंगे? ड्रॉ, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। देन इसका कुछ पार्ट इसी में क्या हो जाएगा? आपका परावर्तित हो जाएगा, और कुछ पार्ट, अब देखो यहां अपना होगा अपवर्तन नहीं, लेकिन ट्रांसमिशन बोलेंगे उसको, पारगमित बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इंसिडेंट हुई और बाहर निकल रही है, बाहर निकल के कारण अपन उसको क्या बोलेंगे भाई? पारगमित हो गई। कुछ पार्ट जो शेष रिमेनिंग पार्ट है उस वेव का, देन वो क्या हो गया? आपका आउट हो गया, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, आपकी कोई सोर्स से लाइट इंसिडेंट हुई, जिसका कुछ पार्ट आपके नॉर्मल से क्या हो गया? परावर्तित हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, और कुछ पार्ट क्या हो गया? आपका यहाँ पर अपवर्तित हो गया। देन निचली वाली सतह से पर भी यहाँ से क्या हुआ? कुछ पार्ट इसका परावर्तित हो गया, और देन कुछ पार्ट इसका क्या हो गया? ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। पॉइंट अपन मेंशन कर देंगे, अभी सारे क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो अलग एक बार समझ लो क्या चीज़ है, कि आपका ये कलरफुल चीज़ें क्यों दिखाई देती है, साबुन का बुलबुला या पानी की सतह पर तेल की बूंद। देन उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर इस वाली आपकी जो लेयर है, इसके लिए इंसिडेंट का काम कर रही है, मान लो कुछ है ही नहीं, आपकी रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो देन तब क्या होगा? यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉ करें अपन, ठीक है। देन फिर क्या होगा? इसका कुछ पार्ट तो यहाँ चला जाएगा, और कुछ पार्ट कहाँ चल जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, कोई इशू ही नहीं। जैसा जो सीन यहाँ हुआ है वैसे ही यहाँ हो गया, लेकिन फिर ये इंसिडेंट का काम कर गई,
ठीक है। देन कुछ पार्ट यहाँ ट्रांसमिट हो गया, देन मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन। देन कुछ पार्ट यहाँ क्या हो गया, ये ड्रॉ आपका ट्रांसमिट हो गया, और कुछ पार्ट इस तरीके से। आप कहोगे सर ये तो फिर दोबारा ये कहानी हो जानी चाहिए, बिल्कुल होगी, यही सेम पैटर्न बनेगा दोबारा इस तरीके से। देन नॉर्मल, कुछ पार्ट आपका यहाँ गया और देन कुछ पार्ट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका। मैं आगे बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देन फिर वही चीज़ होंगी, ये टी मोटाई है इसकी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब आप तो ये कहोगे सर ऐसा तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, हाँ, लेकिन क्या होता है, लाइट रेज ही तो है, कोई सोर्स से लाइट इंसिडेंट ही तो हो रही है। कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर आपका क्या हुआ, परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, पारगमन हुआ, इन तीनों के कारण वो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी ना। पहले तो हाईली क्या हुआ है, इंटेंसिटी का आया, देन उसके बाद क्या हुआ, कुछ पार्ट इधर चला गया, उसकी इंटेंसिटी यहाँ लॉस हो गई, कुछ इधर जाने में लॉस हो गई, कुछ इधर जाने में, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी, ये क्या प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। तो देन तब क्या होता है, देखो अब ये सोर्स अपन ने यहाँ पर मान लिया ये कोई पॉइंट P1 है, ठीक है। ये वाला इधर मान लिया कोई R1 पॉइंट है, R1 क्यों, R क्यों माना रिफ्रैक्टिव, R1 क्यों रिफ्रैक्टिव के कारण R1 मान लिया इसको। देन ये पॉइंट माना आपने कोई पॉइंट P2 है, ऐसे ये पॉइंट आपका क्या है, P3 है, ठीक है। देन ये आपका कोई पॉइंट यहाँ पर मान लिया R2 मान लेंगे इसको। देन यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेंगे R3, रिफ्रैक्शन के कारण, परावर्तन के कारण, ठीक है। इसके कारण अपन इसको क्या मान लेंगे, रिफ्लेक्शन के कारण अपन इसको क्या मान लेंगे भाई, R मान लिया। रिफ्लेक्शन मतलब R से स्टार्ट हो रहा है ना। अब ऐसे ही इस पॉइंट को मान लेंगे C1, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे C2, ऐसे ये पॉइंट C3 और पॉइंट होंगे तो C4 वगैरह कंटिन्यू करते रहेंगे। देन पारगमित हो रही है, पारगमित का मतलब होता है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट, तो देन इसलिए इस पॉइंट को क्या मान लेंगे T1 और इस पॉइंट को क्या मान लेंगे T2। यहाँ पर कोई दिक्कत, ऐसे और पॉइंट होंगे तो उनको T3 T4 डॉट 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 इस तरीके से मान लेंगे। देन जो रे इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल क्या बना रही है, I बना रही है, ठीक है। देन आपका रिफ्लेक्शन के, आपका अपवर्तन के कारण क्या बना रहा है, वो आपका एंगल रिफ्रैक्शन एंगल बना रहा है, R बना रहा है, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल I, कोई दिक्कत किसी को? देन सेम चीज यहाँ हो रही है, तो देन ये आपका कौन सा एंगल हो जाएगा भाई, आपका Z बन रहा है यहाँ पर, मतलब कौन सा, रिफ्लेक्शन वाला हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। कोई इश्यू किसी को नहीं है ना। देन सेम चीज यहाँ पर होगी, आपका क्या बनेगा, कौन सा एंगल बनेगा, ये देखो ये Z, यहाँ से R बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल I बन जाएगा। लेकिन अपन इस इंसिडेंट एंगल को फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो तो अभी बताऊंगा मैं डेरिवेशन में आपको कि इसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। कोई इशू? तो देन अब यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस, आपका टॉपिक ये था ना पतली फिल्मों में व्यतिकरण, तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे जनरेट हुआ, कहाँ बना, तो देखो उसके लिए जो आपकी परावर्तित किरणें, अब एक खास बात, ये सारी परावर्तित किरणें आपकी समांतर होंगी और ये सारी ट्रांसमिट किरणें क्या होंगी आपकी समांतर। देन आपको इसी अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है आपको कि भाई ये सारी की सारी आपकी पारगमित और परावर्तित किरणें क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, ठीक है। तो देन इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो देखो ये परावर्तित किरणें को हम यदि हम किसी एक पॉइंट पर क्या करवा ले, सुपर इम्पोज करवा ले, मतलब अध्यारोपित करवा ले, सुपर इम्पोज करवा ले, सुपर इम्पोज मतलब होता है अध्यारोपित, एक पॉइंट पर क्या करवा ले, अध्यारोपित करवा ले, तो वहां पर एक पैटर्न जनरेट होगा। देन उस पैटर्न को क्या बोलेंगे आपके, अपन किस, उस पैटर्न को क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब व्यतिकरण व्यतिकरण पैटर्न बोलेंगे, ठीक है ना। और देन वो परावर्तित किरणों में बन रहा है तो उसे बोलेंगे परावर्तित व्यतिकरण पैटर्न, आपका रिफ्लेक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, परावर्तित किरणों में बन रहा है ना, इस वजह से। इसी तरीके से आपका किसमें, यहाँ ट्रांसमिट किरणों में भी क्या करवाएंगे, इनको भी क्या करवाएंगे, सुपर इम्पोज करवाएंगे, ठीक है। सुपर इम्पोज के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस में क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। उस इंटरफेरेंस पैटर्न को क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपन यहाँ क्या बोलेंगे उनको, ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि किसके लिए बन रहा है, पारगमित बन रहा है ना, तो पारगमित व्यतिकरण प्रतिबंध या पारगमित व्यतिकरण पैटर्न बनेगा यहाँ पर, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, नहीं है, नहीं होगा आई थिंक। लाइव क्लास अपना
ऑफलाइन वाला तो चल नहीं रहा कि भाई मैं पूछ लूँ एक एक बार और सबसे कोई डाउट वगैरह हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपना कि बेस्ट देने का, कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छे से अच्छे। तो मैं दोबारा एक बार पूरी कहानी को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, आपके सामने, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अपना कोई एक टी मोटाई की, टी थिकनेस की और म्यू अपवर्तनांक वाली क्या है आपके पास कोई फिल्म है, ठीक है। आप पतली परत ले सकते हैं, पतली पन्नी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। जिसकी एक सरफेस ऊपरी है और नीचे वाली को निचली सरफेस बोलेंगे, जिस पर कोई सोर्स एस से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है एस P1 डायरेक्शन में, ठीक है, जिसका कुछ पार्ट आपकी जो नॉर्मल से क्या बना रहा है, इंसिडेंट एंगल I बना रहा है, जो नॉर्मल से क्या बना रहा है, इंसिडेंट एंगल I बना रहा है, ठीक है। जिसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है, आपका परावर्तित हो रहा है P1 R1 दिशा में, और कुछ पार्ट P1 C1 दिशा में क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये नॉर्मल से कुछ पार्ट, जिसका यहाँ पर से C1 से निचली सतह से कुछ पार्ट क्या हो रहा है आपका, दोबारा क्या हो गया, यहाँ पर परावर्तित हो गया, और रिमेनिंग पार्ट जो बचा कुछ पार्ट वो कहाँ हो गया आपका, पारगमित हो गया C1 T1 डायरेक्शन में, ठीक है। परावर्तित पार्ट किधर होगा, C1 P2 डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसी प्रकार से कंटिन्यू ये प्रोसेस क्या होगी, चलती रहेगी, और देन धीरे धीरे क्या होगा, परावर्तन और अपवर्तन के कारण इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो देन परावर्तित आपकी जो किरणें मिल रही है और पारगमित किरणें मिल रही है, इनमें जो व्यतिकरण, इनको आपस में जब ये समांतर होती है तो इनको आपस में क्या कराते हैं, अध्यारोपित करवाते हैं, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करवाते हैं। तो देन अपना क्या बनता है, यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। देन उससे उस वजह से आपका जो आपका बुलबुला है, साबुन का बुलबुला, साबुन का जो घोल बना देते हैं ना सर्फ का, देन उसका जो बुलबुला है आपको क्या दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। आ गया समझ में सबको, कोई इश्यू, किसी को कोई डाउट है इस पूरे टॉपिक में, नहीं है? तो देन यहाँ पर आप इसको एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो बताना मेरे को, जैसे भी आप बता पाओ मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली, देन कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको देख लो। बाकी इसमें जो थ्योरेटिकल लिखना स्टार्ट करते हैं अपन थोड़ा थोड़ा सा, तो थ्योरी को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में लिखो, हेडिंग डालो पतली फिल्मों में व्यतिकरण। क्या डालो आप, पतली फिल्मों में व्यतिकरण। तो देन इसके लिए देखो, जब किसी पारदर्शी माध्यम में पानी की सतह पर तेल की बूंद या साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण के कारण संभव हो पाता है, व्यतिकरण के कारण संभव हो पाता है, ठीक है। लिख लिया सबने? देन आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना अब कि ये प्रोसेस होती क्या है। तो इसमें लिखना, सर्वप्रथम हम एक टी मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक की एक पतली पारदर्शी फिल्म लेते हैं, एक पतली पारदर्शी क्या लेते हैं, फिल्म लेते हैं। अब एक प्रकाश स्रोत ऐसे परत के ऊपरी पृष्ठ के बिंदु P पर अभिलंब से कोण I बनाते हुए, बिंदु P पर अभिलंब से कोण I बनाते हुए आपतित होती है, जिसका कुछ भाग P1 R1 दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है तथा कुछ भाग
P1 C1 दिशा में तथा कुछ भाग P1 C1 दिशा में तथा कुछ भाग P1 C1 दिशा में अपवर्तित हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। लिख लिया यहाँ तक? जल्दी लिखो। अपवर्तित हो जाता है, क्लास वाला ही फील देंगे तुम्हें पूरा एकदम जैसा होता है, ठीक है? कोई इशू नहीं है, आपको पूरा चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी आराम से, ठीक है ना? तो हाँ भाई, P1 C1 दिशा में क्या हो आपका P1 C1 दिशा में क्या हो गया? अपवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, फिर नेक्स्ट लाइन से तो लिखो, परत के निचली सतह के, परत के निचली सतह के बिंदु C1 पर, बिंदु C1 पर, परत के निचली सतह के बिंदु C1 से या C1 पर से इसका कुछ भाग, इसका कुछ भाग C1 P2 दिशा में, इसका कुछ भाग C1 P2 दिशा में, C1 P2 दिशा में परावर्तित हो जाता है, C1 P2 दिशा में परावर्तित हो जाता है तथा तथा शेष भाग, तथा शेष भाग C1 T1 दिशा में, तथा शेष भाग C1 T1 दिशा में क्या हो जाता है? पारगमित हो जाता है ना। तो तथा शेष भाग C1 T1 दिशा में पारगमित हो जाता है, तथा शेष भाग C1 T1 दिशा में क्या हो जाता है? आपका पारगमित हो जाता है। इस प्रकार पृष्ठों से, पृष्ठों मतलब ऊपरी पृष्ठ से और निचले पृष्ठ से, इस प्रकार पृष्ठों से इसका बहुपरावर्तन, बहुपरावर्तन तथा अपवर्तन, बहुपरावर्तन तथा अपवर्तन। बहुपरावर्तन मतलब है एक से ज़्यादा बार परावर्तन होना, और बहु अपवर्तन का मतलब है एक से ज़्यादा बार क्या होना? अपवर्तन होना। बहुपरावर्तन तथा अपवर्तन होने के कारण, बहुपरावर्तन तथा अपवर्तन होने के कारण इसकी तीव्रता, इसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। अतः 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 हमें पृष्ठ के ऊपरी सतह से, पृष्ठ के ऊपरी सतह से परावर्तन के कारण, पृष्ठ के ऊपरी सतह से परावर्तन के कारण P1 R1 ऐसे लिखना, P1 R1 कॉमा P2 R2 कॉमा P3 R3 डॉट 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 P1 R1 कॉमा P2 R2 कॉमा P3 R3 डॉट 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 समांतर, समांतर परावर्तित किरणें प्राप्त होती हैं, समांतर परावर्तित किरणें प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार पृष्ठ के निचली सतह से, इसी प्रकार पृष्ठ के निचले सतह से, इसी प्रकार पृष्ठ के निचले सतह से अपवर्तन के कारण, पृष्ठ के निचले सतह से अपवर्तन के कारण C1 T1 कॉमा C2 T2 कॉमा C3 T3 डॉट 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 C1 T1 कॉमा C2 T2 कॉमा C3 T3 समांतर, समांतर अपवर्तित, समांतर अपवर्तित, अपवर्तित नहीं, समांतर पारगमित, समांतर पारगमित, समांतर पारगमित किरणें प्राप्त होती हैं, समांतर पारगमित किरणें प्राप्त होती है, समांतर पारगमित किरणें प्राप्त होती हैं। परावर्तित एवं, परावर्तित एवं, परावर्तित एवं पारगमित, परावर्तित एवं पारगमित किरणों के परस्पर अध्यारोपण से, किरणों के परस्पर अध्यारोपण से, किरणों के परस्पर अध्यारोपण से
हमें व्यतिकरण प्रतिरूप अध्यारोपण से हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब लिखना, ये एक लाइन लिख लेना नेक्स्ट लाइन से, इसी कारण मतलब किसके कारण? व्यतिकरण के कारण, परावर्तित और पारगमित किरणों के अध्यारोपण से जो व्यतिकरण पैटर्न बनाए उसके कारण आपका क्या दिखाई देता है? आपकी पानी की जो साबुन का घोल है उसका कलरफुल दिखाई देना, पानी की सतह पर तेल की बूंद का क्या दिखाई देना? कलरफुल दिखाई देना। ठीक है, तो देखो क्या लिखो आप लोग कि हाँ, इसी कारण साबुन के बुलबुले का रंगीन, कलरफुल रंगीन दिखाई देना, एवं नहीं, एवं कट करो, या पानी की सतह पर तेल की बूंद का, या पानी की सतह पर तेल की बूंद का रंगीन दिखाई देना संभव होता है। रंगीन दिखाई देना संभव होता है। क्या दिखाई देना? रंगीन दिखाई देना संभव होता है। ठीक है, तो देन यहाँ तक समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया है, नहीं आया? कोई इश्यू थोड़ी है, नहीं है? देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। डायग्राम अपन कंटिन्यू रखेंगे इसको समझाने के लिए, क्योंकि आपका भी यहाँ पर क्या होगा? डेरिवेशन होगा इसका। डेरिवेशन में क्या करेंगे अपन, वो देखते हैं डेरिवेशन में करने के लिए। तो देन उससे पहले एक चीज़ लिखो जो मैं लिखा रहा हूँ, परावर्तित प्रकाश का आयाम, परावर्तित प्रकाश का आयाम। ठीक है, अब जो देखो आपका जो एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका, अब ऐसा तो आपको पता है कि जो पहली बार परावर्तित होगी उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर अगली होगी उसका धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा ना। तो देन इसके लिए अपना एक फॉर्मूला है जिससे अपन क्या बताएंगे? परावर्तित प्रकाश का आयाम क्या होता है। ठीक है ना, उसको बताने के लिए तो लिखो परावर्तित प्रकाश का आयाम R = μ - 1/μ+1। क्या होता है? R = μ - 1/μ+1। म्यू क्या है यहाँ पर? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये है आपका म्यू। ठीक है, अब अपन कोई एग्जाम्पल ले लें कि भाई क्या होता है इसकी वैल्यू। जैसे अपन किसके लिए ले लें? कांच के लिए ले लें। किसके लिए ले लें? कांच के लिए। मैं यहाँ ले रहा हूँ साइड में, कांच के लिए। आगे लिखना है आपको, ये फॉर्मूला लिखना है आपको पहले। ठीक है, इस तरीके से। और देन आपके कांच के लिए क्या होता है भाई? मैं आ रहा हूँ ना, हाँ। कांच के लिए क्या होगा? म्यू की वैल्यू क्या होती है? 1.5 होती है, सब लोग जानते हो। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कांच के लिए क्या होती है? 1.5। एयर के लिए अपन क्या मान लेते हैं? नॉर्मली 1 मानते हैं। देन इसके लिए आपका अपन ने कांच की प्लेट ले ली ना भाई, यहाँ पर मान लो कांच की प्लेट ले ली, थी मोटाई की, सीधा सा पारदर्शी होती है, आपको पता ही है वो। ठीक है, देन आर की वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या होगी? 1.5 - 1/1.5 + 1। सॉल्व करो, क्या होगा? 0.5/2.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या बचा? 5/25। देन कट कर लो इन्हें, 1/5 होगा। और देन इसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी 0.2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या वैल्यू होगी आपकी? 0.2। मतलब आपका इससे क्या डिनोट हो रहा है कि जो स्टार्टिंग की 2-3 आपकी परावर्तित किरणें हैं ना, समांतर परावर्तित किरणें, वही आपको क्लियरली दिखाई देंगी, वही उनका विजन होगा। बाकी तो क्या हो जाएंगी? ब्लर हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी आपस में। ठीक है, तो देन इसीलिए कहा है क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, इंटेंसिटी कम हो रही है। देन इस वजह से क्या होगा? जो आपकी स्टार्टिंग की 2-3 रेज है, ठीक है, देन उन्हीं के लिए आपको क्या दिखेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियरली दिखाई देगा, एकदम विजन बढ़िया ढंग से। देन उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका थोड़ा थोड़ा सा ब्लर होता जाएगा। देन किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? देन ये नोट कर लो आप सब लोग एक बार। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से।
हाँ भाई, नोट किया है नहीं किया? नोट किया है नहीं किया? हाँ भाई कर लो जल्दी से, जल्दी करो जल्दी, बातें नहीं, घर बैठे बैठे भी बात कर रहे हो, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया सबने, कोई इशू नहीं किसी को। ठीक है, अब जैसे अपन ने यहाँ पर इसके लिए क्या है, किसके लिए, परावर्तित किरणों में आयाम के लिए, अपन वैसे ही किसके लिए भी कर सकते हैं, आपका ट्रांसमिशन के लिए भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे ये वैल्यू निकाली यार, ट्रांसमिशन की निकाल सकते हैं वैल्यू, तो देन उसकी वैल्यू को निकालने के लिए देखो यहाँ देखो, उसका भी ऐसे एक फॉर्मूला क्या होता है कि एम्पलीट्यूड किस तरीके से क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो वहाँ क्या होता है आपका फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। आपको अब देखो आर की वैल्यू आपने निकाली है, कांच के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, मिरर के लिए, कांच के लिए। ठीक है, देन आपने क्या किया है, आर की वैल्यू निकाली हुई है, किसकी वैल्यू निकाली हुई है, आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है यहाँ पर। तो देन टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, देन टी की वैल्यू क्या आएगी, रूट्स ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ से आप लोग जानते हैं आर की वैल्यू कांच के लिए क्या होती है भाई, 0.2 होता है नहीं होता, होता है। तो देन यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी देखो, रूट्स ऑफ 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर। देन इसको आप जब सॉल्व करोगे, कर सकते हो खुद इसको, 1 माइनस 0.04 होगा, सॉल्व कर लेना आप लोग। देन इसकी वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट 1 के 0.04, बहुत कम वैल्यू हो गई ना एज कम्पेयर टू ए 1। देन अपना अप्रोक्सीमेट 1 क्या आएगा, कितना आएगा, वो आएगा 0.98 है 9। ठीक है, तो देन ये आएगा ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड, क्या आएगा, ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड, मतलब पारगमित किरणों में आयाम, पारगमित किरणों में आयाम। ठीक है, नहीं ऐसे लिख के करना है इसको, कोई दिक्कत किसी को, ये डायग्राम अपना कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रहने देते हैं क्योंकि उसका यूज होगा काफ़ी, डेरिवेशन में उसी का यूज होगा। तो देन ये नोट कर लो आप सब लोग एक बार। ठीक है, देन उसके बाद आगे का कंटिन्यू करते हैं एक बार, तो नोट करो इसे, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। हाँ भाई, नोट किया है नहीं किया, करो जल्दी करो इसे, नोट करो जल्दी, जल्दी से नोट करो इसे। हाँ भाई चलो आगे आओ। ठीक है, हाँ नोट कर लिया, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। हाँ भाई डेरिवेशन करें अब।
देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरी बार कैसे, एक बार स्टार्टिंग पढ़ाया लेकिन 5-1 मिनट ही पढ़ा पाए, दूसरी बार इस पूरे थ्योरेटिकल को समझा दिया था, लेकिन तीसरी बार अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। रीज़न, इसका रीज़न है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना उस दिन नहीं आए हुए हो तो उनको मैं आगे से कराता, फिर इशू हो जाता, फिर दिक्कत रह जाती है आपकी कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। 2-4 लोगों के मैसेज आते, कॉल आते, ठीक है, तो देन पानी की बोतल को साइड रखते हैं, ठीक है। तब देखो अपना क्या निकालना है यहाँ पर, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। एक बार तो देखो परावर्तित किरणों में इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है, एक बार किस में देखना है, पारगमित फिल्मों में इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है, ठीक है। तो आज जितना हो जाता है अपना उतना करते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा ना, जैसा ऊपर करोगे ना वैसे सेम कहानी नीचे पारगमित के लिए करनी है। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी अपन जैसे जैसे वीडियोस बनेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में आते जाएगा आपके पास, ठीक है, अपडेट होता जाएगा। तो देखो अपना क्या निकालेंगे, सबसे पहले ऐसे डालना हेडिंग, क्या डालना, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण, ठीक है। देन परावर्तित, खाली इन्हीं की बात करनी है, ठीक है ना। इस वाले नीचे वाले पोर्शन को भूल जाओ। तो इसमें व्यतिकरण पैटर्न निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखो ये P2 से P1 R1 पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। कहाँ से, P2 से P1 R1 पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये अपन ने क्या कर दिया, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो देन आपका ये पॉइंट क्या हो गया, ए पॉइंट मान लिया आपने, कंसिडर कर लिया ये ए पॉइंट है, ठीक है। देन इसी तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पर C2 से भी अपन ट्रांसमिशन का भी देखते चलते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ये C2 था ना, मैंने यहाँ बना दिया, C2 से भी इस लाइन पर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर क्या कर दिया अपन ने, ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन क्या कर दी अपन ने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। वो ए पॉइंट मान लिया तो इसको भी मान लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देन इस नॉर्मल को हम यदि आगे बढ़ाएं इस तरीके से, देखो ये अपना डायग्राम थोड़ा सा गया है गड़बड़, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप समझ रहे हो, समझदार हो। देन इस तरीके से मैं बनाता हूँ भाई ढंग से, चित्रकला हमारी बहुत अच्छी है। ये लो, हाँ भाई, आपका ये आर, ये भी आर, ये पॉइंट मान लिया आपने एन, ये पॉइंट क्या मान लिया आपने, एन पॉइंट मान लिया। सेम इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट मान लिया आपने एम पॉइंट मान लिया, ठीक है। मतलब आगे बढ़ा दिया, नॉर्मल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। देन क्या किया अपन ने, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण निकालने के लिए क्या किया, सबसे पहले पॉइंट P2 से P1 R1 पर क्या डाला, एक लंब डाला, एक क्या डाला, लंब डाला, ठीक है। तो ये लिखना आप लोग, मैं लिखाता हूं या मैं लिख देता हूं, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं थोड़ा सा बोर्ड पर, जिससे आपको एक बार बेसिक स्टार्टिंग लिख देता हूं, फिर मैं जो थियोरेटिकल होगा उसको बोल दिया करूंगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ सर्वप्रथम तो इसके लिए लिखते हैं अपन ऐसे, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम बिंदु P2 से P1 R1 पर एक लंब P2A डालते हैं, P2A डालते हैं, ठीक है। डाल दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई, डाल दिया। अपने को कभी भी देखो इंटरफेरेंस पैटर्न निकालना हो, क्या निकालते हैं, आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था इंटरफेरेंस का, जब अपन ने डेरिवेशन किया था, पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं अपन हमेशा, पार्ट डिफरेंस। एक बार नोट कर लो इसको, जिन लोगों ने नहीं किया है नोट करो जल्दी से इसको, ठीक है, कर लिए सबने। हाँ भाई, पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। पार्ट डिफरेंस किस में निकालेंगे, यहाँ पर अपन किसके लिए देख रहे हैं,
परावर्तित के लिए दिख रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन के लिए। तो परावर्तित किरणें कौन कौन सी है, P1R1 है, P2R2 है, P3R3 है। तो इनमें अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इनमें पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए किन किन में निकालेंगे, पहले अपन दो में निकाल लेते हैं, बाद में सेम ही होता है। P1R1 और P2R2 में अपन क्या निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस। क्या निकालेंगे, पथांतर निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो देखो क्या होगा आपका P1R1 तथा P2R2 में पथांतर, पथांतर मतलब पार्ट डिफरेंस, वो क्या होगा, देखो आपका पार्ट डिफरेंस यही तो होगा भाई। पार्ट डिफरेंस का मतलब है जहां के जो पार्ट सेम नहीं है, वो कौन सा पार्ट सेम नहीं है, देखो यहां से दोनों पैरेलल एकदम एग्जैक्टली सेम है या नहीं है ना। मतलब ये जो नीचे वाला, इस वेव ने इसके अलावा नीचे जहां तक ट्रेवल किया है वो वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। ये वाला पार्ट देखो जहां तक आपका ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उससे ऊपर वाला एग्जैक्टली इक्वल होगा, ये डिस्टेंस सेम होगी हमेशा। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ना आपका यहाँ के, वो जितना इतना ट्रेवल किया है, देन वो क्या होगा, इसका पार्ट डिफरेंस होगा। वो क्या होगा, इसका पार्ट डिफरेंस। अब इसको माइनस करेंगे क्योंकि इस वेव ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, उसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये क्या है आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो P1 P2 P1R1 तथा P2R2 में पथांतर क्या होगा। अब देखो ये है आपका म्यू मीडियम का, म्यू मीडियम की कांच की प्लेट है ना, तो म्यू माध्यम में P1 प्रकाश द्वारा तय किया गया पथ, आपका म्यू माध्यम में P1 C1 P2 पथ माइनस आपका वायु में। अब देखो ये कहां पर है, एयर में, क्योंकि मीडियम तो यही है ना, ये ऊपर वाला एयर नीचे वाला एयर है, लेकिन ये मीडियम है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो देन आपका यहां पर ये तो हो गया एयर में, ये भी एयर में, ये किस में होगा आपका म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में होगा। ठीक है, तो अपन लिखेंगे P1R1 तथा P2R2 में क्या पथांतर, तो देखो क्या लिखेंगे, म्यू अपवर्तनांक वाले, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में पथ, कौन सा पथ है म्यू अपवर्तनांक वाले में, P1 C1 P2, दोबारा परावर्तित होने वाला पथ, यहीं के बाद तो परावर्तित होगा। ये कौन सा पथ है, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में पथ P1 C1 P2, ये माइनस कौन सा वाला कर देंगे, माइनस आपका एयर वाला, मतलब वायु में पथ, वायु में पथ कौन सा है आपका वायु में, P1A है या नहीं है, मतलब आपको आगे कंटिन्यू लिखना है ऐसा, ये इक्वल्स टू म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में पथ माइनस करके पूरा। ठीक है, ये पूरा आपको इस तरीके से कंटिन्यू आपको लिखना है। ठीक है, तो देन मैं देखो इस पथांतर को मैं डेल से डिनोट करता हूँ, आप सब लोग जानते हैं मैं डेल 1 से डिनोट कर रहा हूँ, क्यों, इसका रीजन भी बताऊंगा आगे। ठीक है, आप डेल से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपन डेल दोबारा काम में लेंगे, क्यों, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो उसमें एक क्या होता है, पाई λ/2 का पथांतर और जनरेट हो जाता है, तो जब हम उसको माइनस कर देंगे ना तब डेल लिखेंगे, तो इसलिए इसको क्या लिख रहा हूं मैं, डेल 1 लिख रहा हूं, वो आगे बताऊंगा, घबराओ नहीं। ठीक है, समझ में आएगा सब कुछ। तो डेल 1 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कि आपका जो P1 C1 P2 पथ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P1 C1 प्लस C1 P2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं P1 C1 और C1 P2 लिख सकता हूं। तो देखो म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए म्यू, और क्या होगा आपका P1 C1 प्लस C1 P2 होगा ना। हाँ भाई, यहाँ देख लो सब लोग, बाद में नोट कर लेना ये तो। देन P1 C1 और वायु में क्या है, P1A एयर में, देन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, देन कोई इशू नहीं है इसका, इसको डालना इक्वेशन 1, इसको क्या डालेंगे अपन, इक्वेशन 1 डालेंगे। देन यहाँ तक नोट कर लो, जिन लोगों ने नहीं किया यहाँ तक नोट कर लो एक बार जल्दी से। ठीक है,
हाँ भाई, नोट कर लिया सबने? नहीं कर लिया होगा। अब देखो, अब अपने को इक्वेशन P1 में एक में क्या करना है, ये सारी वैल्यू निकाल दें और यहाँ पुट कर दे, आपका डेल वन आ जाएगा। क्लियर है? ये सारी वैल्यू निकाल दें और यहाँ पुट कर दें तो आ जाएगा आपका। तो देखो कैसे निकालोगे आप, मैं रफ कर रहा हूँ ऊपर से यहाँ से, तो आप देखो हाँ भाई, P1 C1 और आपको क्या निकालना था, C1 P2, मतलब P1 C1 और C1 P2। आप यदि अपवर्तन कोण, आपको पता है अपवर्तन कोण कौन सा है आपका, ये P1 C1 और n, क्या एंगल P1 C1 और n किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। और ये भी तो एंगल इसी के बराबर होगा आपका P2 C1 n बराबर होगा या नहीं होगा R के। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ P2 C1 और n R के बराबर होंगे या नहीं होंगे अपवर्तन कोण, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं इन ट्राइंगल्स में क्या निकाल रहा हूँ, एंगल निकाल रहा हूँ cos R। देखो इन ट्राइंगल कौन सा, पहले एक ट्राइंगल का लिख रहा हूँ, दूसरा सिमिलरली लिख देंगे P1 C1 n। cos R क्या होगा भाई, R यही तो होगा एंगल। देन cos R क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ भाई, cos R के लिए आधार क्या होगा, इसका आधार क्या होगा, सबसे पहले ये चेक करो, आधार होगा आपका बेस। देखो जिस पर एंगल और जिस पर 90 डिग्री होता है ना, वो क्या होगा आपका बेस। तो ये क्या है आपका, कितना डिस्टेंस है आपका, C1n अपॉन आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या होगा आपका, कर्ण सब लोग जानते हो कौन सा होता है भाई, इसके सामने कौन सा है आपका P1 C1 है या नहीं है, P1 C1, देन P1 C1 भाई, कर्ण 90 के सामने होता है ना, P1 C1 हुआ। देन अब देखो C1n यहाँ से यहाँ तक कितनी मोटाई ली अपन ने, T मोटाई ली है, T मोटाई। तो देन cos R इक्वल्स टू क्या हो गया, T अपॉन P1 C1। अपने को P1 C1 चाहिए, तो P1 C1 इक्वल्स टू क्या होगा, T अपॉन cos R। कोई इशू क्या, किसी को यहाँ तक इक्वेशन 2 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देन किस तरीके से आया, समझ में आ गया। ठीक है, देखो ये आपकी बुक में डायरेक्ट चीज़ें लिखी हुई हैं, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये डायरेक्ट लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। देन इक्वेशन 2, अब जैसे अपने को यहाँ कर रहा हूँ मैं उसका, इस वाले ट्राइंगल में, किस वाले में, P2 C1 और n, क्या इन ट्राइंगल कौन सा है आपका, P2 C1 और n। ठीक है, इस ट्राइंगल में कर रहा हूँ P2 C1 और n ट्राइंगल में। देन यहाँ पर देखो वही एंगल आ रहे, कॉस निकालना है, ये आपका नॉर्मल है 90 डिग्री होगा ये भी। तो देन यहाँ पर आपका cos R इक्वल्स टू क्या होगा, cos R इक्वल्स टू क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देन बेस क्या होगा आपका C1n होगा या नहीं होगा, C1n। और हाइपोटेनियस क्या होगा यहाँ पर C1 P2 या P2 C1 लिख दूँ, कोई इशू। C1n ये आपकी इसकी थिकनेस क्या है, T है। तो देन ये क्या हो जाएगा cos R इक्वल्स टू T अपॉन P2 C1। ठीक है, देन आपका P2 C1 क्या हो जाएगा, T अपॉन cos R। देन इक्वेशन नंबर 3। देन आपको क्या क्या चाहिए था, P1 C1 चाहिए था, P2 C1 चाहिए था, और आपको क्या चाहिए P1A। अब अपन क्या और फाइंड करेंगे, P1 और A की वैल्यू फाइंड करेंगे। P1 A की वैल्यू, अब देखो यहाँ तक तो आप नोट कर लो, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे आपका किस तरीके से P2 C1 और P1 C1 की जो वैल्यू आई है उनको किस तरीके से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और किस तरीके से P1 A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अपना नेक्स्ट काम क्या होगा, ये होगा P1 A की वैल्यू फाइंड करना। तीनों वैल्यू आते यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, और देन इस चीज़ को अपन नेक्स्ट क्लास में अपना करेंगे। ठीक है, पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया आई थिंक। डायग्राम देखो लास्ट तक बनाया हुआ है अपन ने, अगली बार जब वीडियो होगी उसमें लास्ट में डायग्राम नहीं बताऊंगा, खाली बनाऊंगा, आपको बताऊंगा हाँ भाई आप अपने नोट्स में डायग्राम बना के रखें इसको, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं अपन दोबारा फिर से जल्दी, ओके।